असफल रहा था? नहीं, असफल नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति खास मुलाकात में। और आज खास मुलाकात करने के लिए एक बार फिर से एक खास व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाले हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर। बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। डॉक्टर ठाकुर, सबसे पहले तो सभी लोगों को बीजेपी के बारे में ये जानने में ज्यादा रुचि है कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक खींचतान अंदर चल रही, क्या ऐसा है, क्या आप ऐसा समझते हैं? बहुत खींचतान तो अब नहीं रह गया। अब तो धीरे 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 उनका नाम डिक्लेयर करना जी, वो भी हम समझते हैं कि जैसे 2-4 दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें बिहार ब्रांच ने नरेंद्र मोदी जी का नाम को प्रस्तावित करके कार्यकारिणी की बैठक में भेजा। इसको लेकर राजनाथ सिंह जी बड़े नाराज थे। थोड़ा नाराज थे, कहने कि ये काम जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, उन्होंने कहा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको करेगी, सक्षम है पार्लियामेंट्री बोर्ड करने में, ये उन्होंने कहा। तो ये ठीक है, लेकिन वहाँ जो है बिहार में नरेंद्र मोदी जी का इतना न चारों तरफ हंगामा है, उस हंगामा को लेकर के पार्टी में करना ही पड़ा सबको। वहाँ जितने मेंबर थे सब हल्ला कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो पास हो गया प्रस्ताव आ गया। मैं भी जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, हम लोग भी साथ देंगे, हम लोग भी साथ देंगे, हम लोग भी, माने जो अगड़ा लोग कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो अलग है। जैसे एक हाल की बात मैं बताता हूँ। एक महिला मेरे यहाँ आई कि हमारे यहाँ ये खेल का प्रोग्राम है रात में, वैशाली जिले की, और वो राजपूत महिला थी। तो कहे कि आप चलिए, आपको उद्घाटन करने चला। अभी आपका तो बगल बगल बहुत नेता लोग है, उसको ले लीजिए। कहा कि नहीं हमको आपको ले जाना। तो हम कहे ठीक है, हम चलेंगे। अब महिला आई हैं और वो थोड़ा गुणी महिला थी। जी। वो धान के छिलका से बिजली निकालती है, और उनके साथ 2-3 आदमी हमारे और लोग थे पार्टी के। तो वही परिचय कराया कि इनका मन है कि आप ही चलिए। हो गया, अच्छा ठीक है, अब कल आपको आना है और पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा हाजीपुर में, सर्किट हाउस में, और उसके बाद वहाँ से आगे चलेंगे आप जी। अब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए तो सब नरेंद्र मोदी पर ही क्वेश्चन पूछना लोगों ने शुरू किया, और वहाँ 50-60 मोटरसाइकिल रखी हुई थी। वो ले चला तो लड़का सब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सीपी ठाकुर जिंदाबाद, वो चला। तो हमको लगा कि सभी लड़का है, एक ही तरह का माने भाषा बोल रहा है। और उसके बाद कुछ दूर जाकर के वो देहात का गाँव था, काफी देहात में था, तो घूमना था जी। वहाँ पर उस मोड़ पर वो 500 आदमी का जमा कराई थी। वो लोग भी यही नारा लगाया, सीपी ठाकुर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर साहब नरेंद्र मोदी को लाइए। उसके बाद वो हम उस देहात के गांव में गए। रात में क्रिकेट होना था और रात में बिजली लगा के पूरा प्रबंध था। तो सारे लड़के लोग सबों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लाइए डॉक्टर साहब। मैंने कहा कि कोनो मेरे पॉकेट में है जो नरेंद्र मोदी को लाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे। बिहार में भी तो आ ही रहे हैं, वो आएंगे। चलिए, आपने ये तो लोकप्रियता की उनकी बात, उनकी लोकप्रियता है, लेकिन आप देखिए कि जब उनको नेशनल कैंपेन का हेड बनाया जा रहा था, इलेक्शन कैंपेन का, तो अडवाणी जी नाराज हो गए। अब वो कुछ होगा, अडवाणी जी बड़े नेता हैं, उसमें कोई दो मत हम उनकी बात नहीं करते हैं। कुछ होगा प्रोसेस में, शायद उनको पसंद नहीं पड़ा होगा, ये होगा, और यही हो सकता है, और कुछ नहीं। वो तो अडवाणी जी भी गुजराती से आते हैं, वहीं से MP हैं, वो सारी चीज़ें। तो और नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी से बहुत जूनियर हैं, और सब लोग जूनियर। तो कोई खास हमको बात नहीं लग रही है कि अब पूरी पार्टी एकजुट है। एकदम एकजुट है पूरी। बिहार में पार्टी कैसा प्रदर्शन करने वाली है आने वाले लोग? बिहार में मेरा जो असेसमेंट है पर्सनल, मैं भी बहुत घूम चुका अभी तक पार्टी के कहने पर, बहुत जगह मैं मीटिंग कर चुका। ये है कि 40 सीट पर हम लोग को लड़ना है। लड़ते नहीं थे पहले तो 15 पर लड़ते, 12 जीते थे।
और 40 सीट में हमको लगता है कि आज के डेट में इलेक्शन हो जाए तो 20 सीट हम तो निश्चित जीत जाएंगे एकदम जी। ऐसा मेरा ये। अच्छा, आपके पुराने सहयोगी जेडीयू का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? अच्छा, उनका कम रहेगा इसलिए कम रहेगा कि लोगों में कुछ नाराजगी है और कारण उसका जो भी हो उससे नाराजगी है। और दूसरा कई कारण उसमें जुटता जा रहा है। जैसे हाल में बहुत मिड डे मील में बच्चे मर गए, तो सरकार की तरफ से उसके बचाव के लिए कोई काम तो हुआ नहीं। जब से आप अलग हुए हैं डॉक्टर ठाकुर, जब से बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग हुई हैं, एक के बाद एक हादसे हुए हैं, हादसे होते जा रहे हैं। अभी आप देखिए खगड़िया में जो रेल वाला हो गया, अब रेल वाला में भी मेरे हिसाब से कहीं न कहीं दोनों सरकार के फेलियर, केंद्र सरकार का भी फेलियर है और बिहार सरकार का क्या फेलियर है? बिहार सरकार का फेलियर है कि कोई वो जानते हैं कि मेला में आखिरी दिन बहुत भीड़ होगी, तो डीएम और एसपी को इतना काम जरूर है कि इस भीड़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको नियंत्रित कर देंगे। ये हर जगह होता है जी, करना चाहिए उसे। और वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं हो, रेलवे का जो फुट ओवर ब्रिज होता है वो नहीं है, वो लाइन पर जाना है। तो हमारा तो इसमें कहना है कि बिहार में नहीं, हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी इस तरह की भीड़ भाड़ हो, और बिहार में तो रेलवे के मिनिस्टर रहे बहुत लोग रेलवे मिनिस्टर रहे बिहार से, लेकिन कहाँ कहाँ फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए वो लोग बनाया नहीं, कहीं वो घूमा नहीं। वो रेल मिनिस्टर हो गए, सब इतना खुश हो जाते हैं कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो से क्या फायदा होगा भगवान जाने। लेकिन बिहार में चाहिए कि एक रेलवे का फैक्ट्री था वहाँ पर मुंगेर में, वो सभी कोई डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ। तो इस सारी चीज़ को बिहार लैग किया है। वहाँ पर अगर एक फुट ब्रिज ओवर ब्रिज, जेडीयू बार बार ये कहती है कि अभी कुछ दिनों पहले तक आप उनके साथ थे, तब आपको इस सरकार में कोई बुराई नहीं दिखती थी। नहीं, बुराई तो दिखती थी, लेकिन आदमी जब गठबंधन में रहता है तो बोल नहीं पाता है, कोई नहीं बोलता। जो सही भी बात बोलने में मुश्किल हो जाता है कि तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोफ्त आपको तब भी हो रही थी? हाँ, कोफ्त तब भी हो रही थी। और देखिए बहुत सारी बात हम लोग एक ले गए वहाँ अपने समय में, जब हम हेल्थ मिनिस्टर थे, बहुत पहले की बात है। एक ट्रॉमा सेंटर जी, वो विक्रम में है, मैंने वहाँ से 30 किलोमीटर, और क्या। और वो ट्रॉमा सेंटर का एक एक पैसा हमने दिया यहाँ से, केंद्र से, और सारा कुछ यहाँ से हो गया। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी के इतने दिन के शासन में वो चालू नहीं हो सका, तो बेसिक जो चीज़ है, एम्यूनिटीज है जी, जैसे एजुकेशन है। एजुकेशन बिहार का बोगस है। जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पटना यूनिवर्सिटी सर्टेनली बेटर मानी जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसको इंडिया का ऑक्सफोर्ड लोग बोलते थे। आपने पढ़ाई भी वहीं से हम तो वहीं से पढ़े जी, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई थी। वो सब पढ़ाई ध्वस्त हो गई पटना यूनिवर्सिटी का। कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अब तो शुरू कहाँ से हुआ, ये ध्वस्त होने की शुरुआत किसने की? हुआ कि कांग्रेस का लास्ट फेज से शुरू हुआ। बिहार में दुर्भाग्य हुआ कि कांग्रेस के बाद वाला फेज में कोई चीफ मिनिस्टर, कोई 3 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर हो गए, कोई 45 दिन के लिए हो गए चीफ मिनिस्टर, कोई 1 वर्ष के लिए हो गए। तो ये जो अनस्टेबल चीफ मिनिस्टर का दौर चला, जो कोई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष कोई नहीं रहता था, तो उसमें डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार भी बढ़ा जी। नहीं तो बिहार तो वन ऑफ द बेस्ट रूल्ड स्टेट माना गया है FLB रिपोर्ट जी। तो वो सब चीज में गिरावट आ गई उसके चलते। उसको जो नीतीश जी का अपना तो व्यक्तित्व का उन्होंने अखबार वगैरह में काफी प्रमोशन किया, लेकिन प्रांत का जो होना चाहिए था, गरीबी, वो नहीं हो पाया। एग्रीकल्चर में रोज एग्रीकल्चर रोड मैप बना, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई इंतजाम बिहार में नहीं हो सका। गरीबी, हम लोग अभी खेती करते हैं, अपना खेती हम खुद करते हैं। कठिनाई है, बहुत कठिनाई है।
पूरे देश की अगर बात करें, बिहार से थोड़ा बाहर निकलते हैं जी। अब देखिए रुपए की कीमत लगातार डॉलर के देखिए मुकाबले में ये गिर तो रही दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि एक तो करप्शन एक वे ऑफ लाइफ हो गया इधर हाल में, और उस करप्शन में छोटा करप्शन नहीं, इतना मेजर करप्शन हुआ, और वो पैसा अगर सब राजकीय कोष में आता तो ये इतना ज़्यादा रुपया की हालत खराब नहीं। फिर पॉलिसी फेलियर है, पॉलिसी फेलियर, हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, किसको कितना फायदा देंगे, हम एक्सपोर्ट कितना प्रमोशन करेंगे, वो सब नहीं हुआ। और तब एक्सपोर्ट करिएगा तभी ना डॉलर आएगा, बिकाएगा, तो कहीं कहाँ से होगा। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि फाइनेंशियल फेलियर, पॉलिसी फेलियर, और ये सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम साहब के रहते हो रहा है। दोनों, एक तो मैंने एक्सपर्ट नहीं है, कहीं कहीं कहावत में है, जब फाइनेंस को जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट संभालता है तो अच्छा नहीं कर पाता है कोई, और शास्त्री बहुत बढ़िया से राज्य के अर्थशास्त्र को नहीं बढ़िया कर सकता, उनसे एडवाइस ले लीजिए, लेकिन करना है उस आदमी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर ठीक से मैनेज नहीं कर सके इसको। लेकिन यही जोड़ी थी जब आपको 1991 में हुआ, 91 में बाहर निकाल के ले आए थे, तो 91 में तो बाहर निकाले, और उसके बाद देखिए उसी के बाद ही अटल जी का समय भी आया, तो अटल जी के समय में भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, हमारा जीडीपी भी बढ़ा उस वक्त, लेकिन बाद में और बेहतर होना चाहिए था। जो भी काम डेवलपमेंट का शुरू हुआ था सबको इन लोगों ने बंद कर दिया। वो गोल्डन क्वाड्रेंटल ये सब का जो कॉन्सेप्ट था, वो अगर खाली रोड बनाए दिए रहते तो आधा तो पैसा ऐसे ही आने लगता। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम शुरू हुआ था उसको जो इन लोगों ने बंद कर दिया, जो था उसको फिर उसको नहीं आगे चलने दिया। आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से की जी, आज आप बीजेपी में हैं, क्या आपने फर्क देखा, क्या ऐसी बात हुई कि आप कांग्रेस से बीजेपी में आए और आपको लगा कि शायद बीजेपी का भविष्य बेहतर है? देखिए हम बहुत ही सेंटिमेंटल आदमी हैं जी, तो हम राजीव गांधी के कहने पर हम पॉलिटिक्स में आए जी। हम तो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी, पैसा भी खूब कमाते थे, वो सब हो गया। और उनके कहने पर हम आ गए इसमें, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए। उस वक्त उन्होंने लालू यादव से वहाँ पैक्ट कर लिया आरजेडी से, और हम लोगों को माने बहुत डिफरेंस चल रहा था लालू यादव से। वहाँ पर एक कार्नेज और कहिए कि नरसंहार का सिलसिला चल रहा था। उस सिलसिला में क्या होता था कि किसी गांव में एक रात में 50 आदमी का कत्ल कर दिया गया, और एक बाड़ा गांव में जो मर्डर हुआ था तो उस गांव में ऐसा मर्डर हुआ कि हर आदमी, हर घर वाला देख रहा है, भाई देख रहा है कि हमारा भाई का कत्ल हो रहा है, औरत देख रही है कि हमारे मर्द का कत्ल हो रहा है, बहन देख रही है कि उसके भाई का कत्ल हो रहा है, माँ देख रही है कि उनके बेटा का कत्ल हो रहा है, बाप देख रहा है कि उसका बेटा का कत्ल हो रहा है। एक वो लाइन बात दिया, कहा कि इससे आगे कोई आना नहीं, और आदमी सबको, यंग बॉय सबको पकड़ लिया, और जैसे देहात में जानवर के लिए कुट्टी काटता है वैसे ठेहा पर चढ़ाता था और छप से मारता था, पैर हाथ बांधा हुआ था और काटते गया। उसमें रात में आखिर जो वैसे करेगा, बहुत शराब पीता है तब वो वैसा करता है। इतना आदमी को मारना कोई आसान काम नहीं है। कुछ आदमी घसक गया, धीरे 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 करके धान का खेत था वो, तो उसमें उसकी जान बच गई, नहीं तो ऐसा सब आदमी देखा। तो इस तरह का एक बार नहीं हुआ। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि ये प्रायोजित है कहीं ना कहीं से, और मैं इतना ही करता था कि उस गांव में जाता था, जाकर के घर घर जाकर के सांत्वना दिया, नाम लिखा, और उस नाम को लेकर के डीएम के साथ बैठक की, एसपी के साथ बैठक की, और एक प्रेस को देते थे। तो उससे जो सरकार थी लालू जी की, उनको बड़ी बेचैनी होती थी। तो कोई वो केस हमारे ऊपर लोग करा देता था, मर्डर केस तक हुआ, हमारे खिलाफ में अमीर दास आयोग बैठ गया, ये सारी चीज हुआ, सब बकवास, सब झूठा, तो सब खत्म हुआ, सब खत्म। तो
फिर भी हमको ऐसा लगता था कि हम नहीं जाएंगे तो कोई जा नहीं रहा है। तो ये जो वर्ग है बहुत ही उपेक्षित, बहुत ऐसा फील करता था लोग। तो इसीलिए हम जाते थे, हम सब जगह जाते थे। और कोई जात का होता था नरसंहार, सब में जाते थे। हम जानते थे कि ये लोग कितना दुख में है कि एक गांव से 20 आदमी का मर्डर नहीं, उसको मर्डर माने एक बार गोली मार देना, 10 मिनट के अंदर सबको मार देना, काट देना कुट्टी पर। अच्छा, क्या इसके मूल में जातिगत राजनीतिक समीकरण थे? जातिगत कराया जाता था। बाद में हम लोग को पता चला कि जो कभी भूमिहार लोग अगर हैं तो उसको कहा जाता था कि हरिजन लोग आपका मर्डर किया, फिर हरिजन का होता था तो कहा जाता था कि भूमिहार लोग किए। तो ये चलता रहा। तो ऐसा था नहीं, ये कह के और ये कराया जाता था। बाद में कुछ ऐसा हुआ, एक यादव के गांव का मर्डर हो गया, उसके बाद से खत्म हो गई कहानी, खत्म हो बंद हो गई। तो आपको लगता है कि ये सब स्पॉन्सर्ड था? स्पॉन्सर था, एक साजिश के तहत कराया जा रहा है। स्पॉन्सर्ड होता। क्या ये कहना ठीक होगा डॉक्टर ठाकुर कि बिहार में जातिगत राजनीतिक समीकरण सबसे ज्यादा काम करते हैं? हम तो इसको कभी विश्वास नहीं किए, इसीलिए हम ये जातिगत समीकरण है इसमें नहीं है सो नहीं कहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों को तो यादव लोग भी वोट देता था, दिया। लालू यादव के उतने होने पर भी यादव लोग भी वोट हमको देते थे, और अन्य जात के भी लोग दिया। तो ऐसा नहीं, ठीक है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास सिर्फ अपर कास्ट वोट है। अपर कास्ट वोट है, इसी बात नहीं। हम लोग अभी शुरू किए हैं, हम लोग जहाँ हम लोग का हम नहीं लड़ते थे पहले, सब जगह जाना शुरू जी। अब बांट के कहीं सुशील मोदी जा रहे हैं, कहीं नंद किशोर यादव हैं, कहीं राय जा रहे हैं, चंद्रमोहन राय जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं। ऐसा किए तो हम ऐसी जगह पर से हमको शुरू कराया जहाँ पर हम लोग नहीं लड़ते थे। और यूपी का बॉर्डर है वहाँ पर, एक काफ़ी उसमें उत्साह था सारे जात के लोगों में। चलिए, आप कह रहे हैं कि सारी जातियों के लोग बीजेपी के साथ हैं। हाँ, और बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। लेकिन डॉक्टर ठाकुर, एक ब्रेक के बाद हमें यह भी बताएंगे कि बार बार बीजेपी को जो लोग कम्युनल कहते हैं उसका आधार क्या है, और बीजेपी इस आरोप से आने वाले चुनाव में कैसे पार पाएगी, कैसे नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, और कैसे पूरे देश में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें प्राप्त करेगी। इस रणनीति पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपको लगता है कि गुजरात के दंगे गोधरा कांड की प्रतिक्रिया थी? तो क्या ये कहना ठीक हुआ कि उस वक्त का शासन उसको हैंडल करने में असफल रहा था? नहीं, असफल नहीं रहा। यदि आप हैं जीवन में परेशान तो हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। शनि की ढैया हो या राहु का कलेश, गुरु की पीड़ा हो या मंगल का मार्गेश, हर पीड़ा से मुक्त, हर कष्ट का समाधान, आपके हर कष्ट का निवारण। अब भविष्य दर्पण। लगता है कि गुजरात के दंगे गोधरा कांड की प्रतिक्रिया थी। तो क्या ये कहना ठीक हुआ कि उस वक्त का शासन उसको हैंडल करने में असफल रहा था? नहीं, असफल नहीं रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर से। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए बहुत व्यापक अनुभव राजनीति का। डॉक्टर ठाकुर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हिस्से में कार्यक्रम के। बार बार कांग्रेस ये कहती है कि नरेंद्र मोदी एक कम्युनल व्यक्ति हैं, गुजरात के दंगों की बात करती है और कहती है कि इनको मुसलमान वोट नहीं देंगे। देखिए, ये तो एकदम गलत प्रचार है। हाँ, बिहार में जब कांग्रेस का राज्य था, माने शासन था, उस वक्त जो भागलपुर का दंगा हुआ, बहुत बड़ा दंगा था, वो भी हुआ। कर्पूरी ठाकुर के समय में भी बिहार में दंगा हुआ। अच्छा, खास गुजरात में जब कांग्रेस का शासन था तो आए दिन दंगा होता था जी। और नरेंद्र मोदी के जब से हुए, लास्ट वही राइट है, उसके बाद से तो कभी राइट नहीं हुआ। कांग्रेस बार बार ये कहती है कि 1984 के सिख दंगों के बाद हमने माफी मांगी थी। हमने बाबरी मस्जिद कांड के बाद जो है हमने देश से माफी मांगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी माफी मांगने को तैयार नहीं। तो बीजेपी के सारे लोग गए थे। हाँ, कार सेवक लोग जी, उसको तो रेल में जला दिया। उसकी प्रतिक्रिया में वहाँ राइट हुआ।
राइट हुआ, नरेंद्र मोदी तुरंत चीफ मिनिस्टर हुए थे। तो उसका कारण हो सकता है कि पहले से लोगों को बहुत उस क्रोध था हिंदुओं को, तो जब दंगा थोड़ा हो गया बड़ा, उस दंगा में हम भी गए थे। कैसे गए थे कि हम स्वास्थ्य मंत्री थे जी। तो मैंने, प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, तो मैंने उनसे कहा कि अब 46 कैंप उस दंगा में था, 42 तो मुसलमानों के कैंप थे जी। और 4 हिंदुओं के कैंप। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जैसा कि कहीं न्यूज़ आया कि अब कैंप में ही डिलीवरी हो रही, बच्चों का मीजल्स हो रहा है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए, दंगा हो गया नहीं हुआ ये हमारे विभाग का उसे कोई कंसर्न नहीं, वो होम मिनिस्ट्री जाने उनका ये, लेकिन अगर कोई मर जाएगा इसमें, बच्चा मर जाएगा मीजल्स से, औरत मर जाएगी डिलीवरी के समय में, तो उसमें बड़ा इंटरनेशनल हानि हो, व्यापक चर्चा हो। तो क्या चाहते हो? हम 1 करोड़ रुपया हमको दीजिए, रुपया हम अपने नहीं लेंगे, हम रेड क्रॉस को देंगे, हम लोगों पर उन लोगों को अभी विश्वास नहीं है, लेकिन इंतजाम हम सारा करा देंगे। अब हमको लगता है मैक्सिमम 3 करोड़ में 46 कैंप का पूरा इंतजाम। तो मैंने अटल जी ने तुरंत 1 करोड़ रुपया दे दिया। तो कहा कि अडवाणी जी से भी मिल लो, अडवाणी जी से भी मिल लो। और उसके बाद हम पूरे स्टाफ के साथ वहाँ गए और सारे जगह को घूमे और सारे कैंप को देखा और सारा इंतजाम कर दिया मैंने, सारा इंतजाम कर दिया। डिलीवरी होगा, ये सब सोशल होगा, यहाँ पर आपको एम्बुलेंस लगा रहेगा, ये फ़ोन नंबर करना है, बच्चा क्या होगा ये हॉस्पिटल में होगा जी। और सब चीज़ करके तब हम नरेंद्र भाई से मिले और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुए थे। हम कहते कि हमने ऐसा कर दिया, मान लीजिए कि हमसे कोई कमी रह जाए तो उसको आप पूरा कर दीजिए। कहा कि नहीं ठीक, हम इसको पूरा करेंगे, आप करेंगे। और 3 करोड़ रुपया देते देते मैंने उन लोगों को कहा कि तुम्हारी दुकान जली तो कैसी दुकान थी, कौन इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा था, दर्जी था तो कौन, सारी चीज़ तुम बताओ, अब पैसा लो, खरीदो, वैसा ही दुकान तुम उसमें लगाओ, और सारा के सारा वैसा कर दिया। तो आपको लगता है कि गुजरात के दंगे गोधरा कांड की प्रतिक्रिया थी? तो क्या ये कहना ठीक हुआ कि उस वक्त का शासन उसको हैंडल करने में असफल रहा था? नहीं, असफल नहीं रहा, लेकिन उसका थोड़ा माने पैमाना थोड़ा बड़ा हो गया। इसलिए जब राइट कहीं बड़ा हो जाता है तो प्रशासन हमेशा गोली चलाने में ठीक नहीं होता है। अभी बिहार में हुआ, राइट लोग बना दिया, गोली चलाए, उसमें बिना दोष वाला आदमी मारा गया, वो तमाशबीन मारा गया। तो इसलिए राइट हो जाने पर दिक्कत हो जाती है, किसको मारे किसको नहीं। और राइट तो यहाँ भागलपुर में हुआ था, पहला दिन हम गए थे। दत्त साहब आए थे, सुनील दत्त, वो बॉम्बे से आए थे। तो शाम को मुस्लिम लोगों के बीच में गए, एक प्रोफेसर थे मेडिकल के, हम ही लोग के मेडिसिन के। अब इतना लोग जमा होगा, अब हमारे साथ जितने आदमी थे वो थर-थर कांप रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम लोग पर भी गोली चला दी। होंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिस्कशन कर रहे थे, ये समझाते सब मान गए। सबका सब क्या क्षति हुई है सबका लिस्ट हम बनाए और सब लालू जी के दे दिए। हुआ कि नहीं, बहुत काम नहीं हुआ उसमें। लेकिन तो ये है दंगा, अनफॉर्चुनेट चीज़ है, कभी होना नहीं चाहिए इसको। लेकिन अभी देखिए, अभी रिसेंटली किश्तवाड़ में दंगा, बिहार के नवादा में दंगा हुआ। ये इस बार बिहार में नवादा में हुआ, उससे पहले भी होता था। तो जयप्रकाश जी से मैंने ये सवाल एक मिनट पूछा कि जयप्रकाश जी, दोनों हिंदू मुस्लिम चाहे जो और जाति के लोग एक साथ रहता है, ये दंगा क्यों हो जाता है? अभी दूसरा हुआ अभी यहाँ मीरा जी के क्षेत्र में, तो हिंदुए में 2 जाति, सासाराम में अगली जाति के लोगों ने वो मार दिया लड़का को, कुछ मंदिर झंडा यही सब लेके वो। तो जयप्रकाश जी ने कहा, वो अभी तक हमको याद है कि दंगा कभी होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। कोई वो बोल दिया, कोई चढ़ा दिया। आपने ये बात कही जयप्रकाश नारायण की, दो सवाल है मेरे। आप उनके व्यक्तिगत डॉक्टर भी रहे? डॉक्टर रहे। अच्छा, डॉक्टर रहे। कैसे उनके बारे में कोई संस्मरण कोई बड़ा हो तो उनका तो बहुत ही, हमको कहा गया कि जयप्रकाश जी राजनीति छोड़ दिए हैं,
और कोई डॉक्टर उनको देखता नहीं। जी। मैंने कहा कि हम लोग बचपन से जयप्रकाश जी का नाम सुन रहे हैं और हम उत्तर बिहार के रहने वाले हैं। उत्तर बिहार ज़्यादा अग्रसर रहता था इस समय, तो बहुत लोग याद करता था उनको, जयप्रकाश जी। हम करेंगे। जो एक परमानंद सहाय करके होते थे जी, वो हमारे भी बुजुर्ग थे और जयप्रकाश जी के बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने कहा कि हम ले चलें, आपके यहाँ टाइम देके हम कहा चलिए हम चलें। उसके बाद उनको कहा कि मैं आपको आजीवन देखूंगा। तो आजीवन आखिरी मरे तब तक और उनको अंतिम संस्कार करके हम छोड़े। इतना दिन हम देखे उनको। बड़ी लंबी सेवा की आपने। बहुत लंबी। आपने कहा जयप्रकाश नारायण को कोट किया आपने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि दंगे कराए जाते होते नहीं है। दिग्विजय सिंह अभी भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिन राज्यों में पावर में नहीं है वहां पर वो जानबूझकर दंगे करवाती है। नहीं, कोई हमका नहीं था। कोई सेन आदमी दंगा नहीं करा सकता है, ना कराना चाहिए जी। और कहीं दंगा हुआ बीजेपी के लोग नहीं कराते हैं। और हम लोग तो चाहते हैं कि दंगा नहीं हो। जाते हैं दंगा में भी, लोगों को समझाते हैं। अभी भी कोई दो जातीय दंगा भी हो जाता है, मर्डर भी होता है, उसके यहाँ भी जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि समय कम है इस कार्यक्रम में, मुझे एक आखिरी सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि बीजेपी एकदम ईमानदार आकलन बताइए, इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, अब ये समय कम है और हवा बीजेपी के फेवर में जी। बीजेपी को आपस में भी सबको मिल के रहना है और काम करेगा तो सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। मेरा कहना है, हमारे फादर के दोस्त थे जी। वो वैसे थे, ज्ञानी आदमी थे लेकिन गरीब थे। तो कहते थे हमेशा, हमको भी समझाते थे कि अपॉर्चुनिटी जो है सबके दरवाजा पर एक बार दस्तक देती है। कोई आदमी उसको खोल करके दरवाजा स्वागत करता है। अब कोई आदमी बंद सोया रहता है तो आगे बढ़ जाते, दूसरे के यहाँ चले जाते। तो अभी बीजेपी के दरवाजा पर अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। कितनी सीटें आ रही हैं? 543 में से आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? हमको अभी उस दिन डिस्कशन हो रहा था तो हम कहें कि हम मेजोरिटी के लिए काहे नहीं ट्राई करेंगे। हवा हमारे साथ है, हमको चाहिए अभी ताकत, हम सबके यहाँ जाने की ताकत। 272 आ जाएंगी? 72 अगर आ जाएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। आ जाएंगी? क्या रियलिस्टिक? आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? हम हमारी भूमिका में हमको अगर घूमने का मौका दिया जी, तो बिहार में हम लोग उपयोगी होंगे, बिहार के एक कोना से दूसरे कोना तक। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार बनती है, उसमें आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? उस वक्त तो बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या लोग देगा भूमिका, वो तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री वही होंगे। इसलिए कि अभी क्यों नरेंद्र मोदी, ये सबके माइंड में है जी। क्यों अभी आजकल में पढ़ रहे थे कि इनका राजीव जी का स्टेटमेंट है कि आप लोग उनको गाली देके ये देके और ज़्यादा प्रचार में ला दिए। इस तरह से अपने लोगों को कहा है कि, लेकिन बात वो नहीं है। बात है कि व्यापक भ्रष्टाचार, उससे लोग तंग हैं। रुपया का मूल्य जो है लगातार ऐसा गिर रहा है कि लगता है कि कुछ दिन में रुपया जो है सो डॉलर के सैकड़ों हो जाएगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इस हवा का बीजेपी लाभ उठाएगी, मेजॉरिटी हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी ठाकुर, हमसे विस्तार में चर्चा करने के लिए। तो आप अभी सुन रहे थे और देख रहे थे डॉक्टर सीपी ठाकुर को बिल्कुल विश्वस्त है कि बीजेपी मेजॉरिटी मार्क लेके आएगी, 272 सीटें भी ला सकती है, हवा बीजेपी के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।